फैज तुम थे? अच्छा अरशद आपको वही वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में। अच्छा फैज को नहीं था, अरशद को था, अरशद को था। तो देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये ग्राफ मैं कंडक्टर्स के लिए ही ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये कर्व हल्का सा कर्व होता है और उसके बाद जाकर ये स्ट्रेट होना शुरू होता है। एक टेम्परेचर तक ये कर्व रहता है और उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा। सो ये जिस टेम्परेचर तक कर्व है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, दिस इज 0 केल्विन। और 0 केल्विन पर जो रेजिस्टेंस है इससे रेजिडुअल रेजिस्टेंस है। तो इस ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे। इसमें से पहला फीचर था कि t इक्वल टू 0 पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिडुअल रेजिस्टेंस। रेजिडुअल देखिए सुनिए, आइडियली होना क्या चाहिए कि जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कम होता है कंडक्टर्स में। अगर आइडियल कंडक्टर होता, आइडियल कंडक्टर मींस ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई इंप्यूरिटी नहीं है, तो टेम्परेचर कम करते 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 रेजिस्टेंस कम होता और 0 पर जाकर रेजिस्टेंस 0 होता। लेकिन देख रहे हो यहाँ टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है बट 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस 0 नहीं हो रहा, आर नॉट आ रहा। सो इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन is residual resistance. Residual resistance अभी आएंगे हम, आज सब सुपर कंडक्टर अभी हम डिस्कस करेंगे। is residual resistance which is due to impurity और ये रेजिडुअल रेजिस्टेंस इंप्यूरिटी की वजह से होता है। जैसे अगर आप कॉपर ले रहे हो तो प्योर कॉपर नहीं मिलेगी, कॉपर में ऑक्साइड्स होंगे, कुछ और इंप्यूरिटीज जुड़ी हुई होंगी। उन इंप्यूरिटीज की वजह से रेजिस्टेंस होता है जिसे आप रेजिडुअल रेजिस्टेंस, दैट्स रेजिडुअल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंप्यूरिटी। सिस्टम में इंप्यूरिटी की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिडुअल। रेजिडुअल रेजिस्टेंस के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है 0 डिग्री सेल्सियस तक। देखो ये नॉन लीनियर है, अप टू 0 डिग्री सेल्सियस variation of resistance versus temperature is non-linear. Beyond 0 degree Celsius, this relation is linear. पहले नॉन लीनियर होगा फिर जाके लीनियर हो जाएगा। अब ये क्यों नॉन लीनियर होता है, क्यों लीनियर होता है, इसका आंसर इम्तिसाज साहब बेहतर दे सकते हैं। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिजिक्स का नहीं। सो वो लीनियर और नॉन लीनियर मेरे लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है, बट वो आप कर सकते हो कि लीनियर और नॉन लीनियर केमिस्ट्री वाला पोर्शन बेसिकली मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से आता है। तो मैं ये लीनियर और नॉन लीनियर की डिटेल्स में नहीं जा सकता। सो दैट वाज अबाउट कंडक्टर्स, ये वेरिएशंस है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक और ग्राफ मुझे प्लॉट करके दिखा दो, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। अगर मैं एक ग्राफ और प्लॉट करने को कहूँ आपसे, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन
और यहाँ कंडक्टिविटी ले लिया विच इज 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए इतना ड्रॉ करिए फिर आगे बढ़िए। अमान सुपर कंडक्टर में अभी डिस्कस करूंगा सुपर कंडक्टर्स क्या चीज है। और मटेरियल की कांस्टेंट होती है। हाँ कांस्टेंट होती है लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरी करती है फैजान। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेरी करेगी। सब कुछ कांस्टेंट था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर याद हो फैजान अगर रेजिस्टिविटी का तो हमने जब रेजिस्टिविटी पढ़ा था तो मैंने लिखवाया था कि रेजिस्टिविटी लेंथ से इंडिपेंडेंट है एरिया से इंडिपेंडेंट है लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी फैजान। हाँ एंड रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो वहां से टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आ जाती है। इतना लिख लें आप लोग तो बताइए इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है। अच्छा भाई एक चीज और है। आप में से कुछ लोग तो मॉर्निंग में आते हैं जो 11th का रिवीजन कर रहे हैं और कई बच्चों की 11th का पोर्शन बहुत ढंग से रिवाइज हो जाएगा अगले शायद एक महीने तक 11th का पूरा रिवाइज होकर रह जाएगा। कई ज्यादातर ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं अब लेकिन चूंकि इस बैच में सारे ही जेई और नीट वाले हैं तो कभी ना कभी तो आपको 11th का करना है। रेगुलर क्लास में आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। जो यूट्यूब चैनल है ना उस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स हैं सारे। मिसाज सर के भी हैं मेरे भी लेक्चर्स हैं। तो वहां से आप 11th का रिवीजन करिए। अच्छा वक्त है जितना टाइम बचा हुआ है 11th का फायदा उठाइए 11th रिवाइज करिए। आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पा रहे आप रेगुलर क्लास में कोई बात नहीं। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े होते हैं यूट्यूब चैनल पर वहां से रिवाइज कर दीजिए पूरा 11th आपका रिवाइज हो जाएगा और वो जरूरी नहीं। ठीक है जाइए। ये यूट्यूब चैनल का नाम है राशिद। हाँ, आप देखो तुम लोगों को 11 तो आता ही है तुम में से ज्यादातर वो लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे ढंग के स्टूडेंट्स हैं 11। माँ सुबह की टाइमिंग्स है 10 to 11:30। मीटिंग आईडी सेम होती है। तो यूट्यूब चैनल से फायदा है अपने हिसाब से आप रिवाइज करते रहिए और टच में रहेगा ना तो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व होते हैं। टच में रहेगा स्पीड बनी रहती है भूलोगे नहीं बार बार रिवाइज करते रहो उन चीज़ों में। अच्छा खैर कंडक्टर्स हमने कर लिया था। नेक्स्ट है अलॉय। भाई अलॉय आप सब लोग जानते हैं ना अलॉय क्या है कई मेटल्स को कंबाइन करके अलॉय बनाते हैं। और अब जब अलॉय मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है तो जिस तरह का वेरिएशन मेटल्स में वैसी वेरिएशन अलॉय में भी होना चाहिए। मेटल्स में वेरिएशन क्या होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अलॉय में भी वही वेरिएशन होगा अलॉय में भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंडक्टर्स में। अलॉय ऐसे बनाए जाते हैं कि वेरिएशन स्मॉल हो। अलॉय में भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज with increase in temperature with increase in temperature
but variation is small, then conductors. तो यहाँ भी बनाया जाता है मेटल से, तो उनका भी वेरिएशन कंडक्टर्स की तरह है, बस थोड़ा सा कम होता है. मेटल्स मिक्स ऐसे ही किए जाते हैं कि वेरिएशन स्मॉल. अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ अलॉय के लिए, सो दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो यहाँ जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, तो ग्राफ का स्लोप बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है अलॉय. अलॉय के बाद नेक्स्ट अलॉय के बाद है सुपर कंडक्टर. देखिए सुपर कंडक्टर्स बहुत खास हैं. सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है. हर मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता. सुपर कंडक्टर्स में किसी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं सुपर कंडक्टर्स का, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज रेजिस्टेंस, सब होगा फैजान, सबर रखो, सब होगा, सब आएगा. सो है सुपर कंडक्टर्स कंडक्टर्स. तो जैसे कंडक्टर्स में आप टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ भी टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा, और एक टेम्परेचर पर जाकर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. सो एक नॉन जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो गया. सुपर कंडक्टर्स की फिजिक्स मेटल से बिल्कुल अलग होती है. लाइक अब तक इस एक्सप्रेशन से हमने डिसाइड किया था ना, ml/a/n/e² टाउ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस. ये एक्सप्रेशन सुपर कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं. सुपर कंडक्टर्स की थ्योरी क्लासिकल नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल है. तो मैं ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि इस ग्राफ का ओरिजिन क्या है. बस वेरिएशन मैं आपको बता सकता हूँ, टेम्परेचर के साथ कम होगा और एक टेम्परेचर पर जाकर ये जीरो हो जाएगा. तो ये सुपर कंडक्टर्स के लिए याद रखना है. सुपर कंडक्टर्स के बाद अब सिर्फ एक तुम्हारा बचा हुआ है, दैट इज अगर आप क्रिटिकल से कम करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा. अगर आप क्रिटिकल से कम करेंगे तो फिर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर रेजिस्टेंस जीरो होता है, दैट्स क्रिटिकल. जी राशिद, क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो. जैसे आजकल जो सुपर कंडक्टर्स बहुत यूज होते हैं, अब एमआर, ये जो एमआर होता है, एमआर जो टेस्ट होता है, उसमें भी सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं. इसके अलावा जो ट्रेन हैं, बुलेट ट्रेन के अंदर सुपर कंडक्टर यूज होता है. तो वहाँ टेम्परेचर जीरो कैल्विन नहीं होता, जीरो कैल्विन से ऊपर होता है. फैजान, यहाँ अगर तुम सुपर कंडक्टर की बहुत डिटेल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कर एक थ्योरी होती है. जरा नेट पे देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, दिस इज अ सेमी क्लासिकल थ्योरी. नहीं, सोलर बहुत स्पेशल मेटल मटेरियल्स, कोई एक सिंगल मेटल सुपर कंडक्टर नहीं होता, कॉम्बिनेशंस होते हैं. कई बॉक्साइड्स, ऑक्साइड्स, मेटल, कई मेटल्स मिलाने के बाद सुपर कंडक्टर बनता है. नेचुरल एक सुपर कंडक्टर है मर्क्यूरी, लेकिन मर्क्यूरी का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -120 130 के आसपास. तो उसको मर्क्यूरी को आप किसी तरह से यूज नहीं कर सकते. बाकी जो सुपर कंडक्टर्स हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो यूजुअली मिलता है वो मिलता है 200 कैल्विन के आसपास. 200 कैल्विन मीन्स -173 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पर जाकर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं. सो अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है सुपर कंडक्टर में, थ्योरी पढ़िए, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी. सोलर पैनल्स में सुपर कंडक्टर्स यूज नहीं करते. सुपर कंडक्टर बहुत महंगा मटेरियल,
और टेम्परेचर जो है 200 केल्विन का मतलब है -173 डिग्री सेल्सियस। सुपर कंडक्टर इस टेम्परेचर पर जाकर बनता है। बोले मैं कहाँ से इतना टेम्परेचर बनाऊँ? इस टेम्परेचर पर जाकर सुपर कंडक्टर। अच्छा जी, सुपर कंडक्टर के बाद नेक्स्ट है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में जब आप वेरिएशन देखोगे, लाइक रेजिस्टेंस इज ml बाय ANE²। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखो मास पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, एरिया पर इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं आरिफ, एलॉय में ऐसा कोई क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, सिर्फ सुपर कंडक्टर्स में। और सुपर कंडक्टर्स मेटल्स नहीं है, तो नाम में कंडक्टर आता है बस, उसके अलावा इसमें और कंडक्टर्स में कुछ एक सा नहीं, सिर्फ नाम में कंडक्टर्स आ रहा और कुछ नहीं। ये मेटल्स नहीं है सुपर कंडक्टर्स, ये भी चेंज नहीं होगा। अब देखो, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत कम होता है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर डेंसिटी कोशिश करेगी कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस डिक्रीज। एक तो ये फैक्टर रोल प्ले करेगा, और एक रिलैक्सेशन टाइम का, कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज। देख लो, दो फैक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं। एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से रेजिस्टेंस कम हो जाए, एक कोशिश कर रहा है किसी तरह से रेजिस्टेंस बढ़ जाए। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वो ओवरटेक कर जाता है। ये फर्स्ट वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, ये ओवरटेक करेगा। So, on increasing temperature, due to increase in number density, in number density of electrons, resistance decreases. Resistance decrease होगा। ये इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स के लिए, so this is temperature in Kelvin, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। चलिए इसे प्लॉट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। ऐसे ये तो मैंने शायद कंडक्टर्स में भी एक्सप्लेन किया था ना, कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल एनर्जी बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दो इफेक्ट्स हैं, दोनों ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं। जो स्ट्रॉन्गर है, एक रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल क्या होगा? जो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग।
ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ये बढ़ाने की कोशिश करेगा लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रहबर जैद हो गया। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नंबर डेंसिटी वाला। टेम्परेचर इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फैजान, तुम कह रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक का नाम ले रहे हो और तुम कह रहे हो टेम्परेचर से चेंज होगा। फोटो का क्या मतलब है फैजान? तुम कह रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का क्या मतलब है? हाँ जी, लाइट। तो एक तो ये कि लाइट से होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टेम्परेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कंडक्टर में फ्री हो जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक नहीं है, थर्मल इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दो, थर्मो इलेक्ट्रिक कह दो। कंडक्टर है, जब इसे हीट अप करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, एटम से फ्री हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होकर बाहर नहीं जाता, विद इन द कंडक्टर मूव करने लगता है। बाहर ले जाने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। दूसरी बात, फैजान अगर तुम्हें जरा भी ढंग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ टॉप सरफेस से होता है और यहाँ विद इन द कंडक्टर सारी कहानी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसे कंफ्यूज ना करो। हाँ, इतना जरूर सही कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, लूज नहीं होंगे, लॉस नहीं करेगा, फ्री होंगे, इनसाइड द कंडक्टर जाएगा। सोयदा सर, पर कंडक्टर्स में तो एन का चेंज सिग्निफिकेंट नहीं था। सोयदा हाँ देखो, कंडक्टर्स में सिग्निफिकेंट नहीं था, रीजन ये था कंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी होती है 10⁻28 के ऑर्डर। टेम्परेचर चेंज करने पर जो चेंज आया वो रफली 3-4 के ऑर्डर का होता है। तो जब इसमें तुम 10⁻4 भी ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर कितना होगा? 10⁻28। लेकिन जब सेमीकंडक्टर्स लेते हैं तो ये 6 से 9 के ऑर्डर का होता है, नंबर डेंसिटी कम होती है सेमीकंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में, तभी तो इंसुलेटर्स है। अब तुमने हीटअप करा, इतना भी चेंज आया तो ये चेंज अब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो सौदा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि पहले कम था। अब फैजान मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर सेम रहेगा। अबे फैजान, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फैजान मियाँ सुनो जरा, तरीके से सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो फिर तुम अपना दिमाग चलाओ। ये कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर के कंडक्टर में कॉपर का एटम होगा, कॉपर के एटम में टॉप सरफेस पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड नहीं, बाउंडेड है, फ्री नहीं है। तो अभी ये एटम यहाँ मान लो, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ही, लेकिन ये फ्री नहीं है, तो ये कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो नंबर डेंसिटी बढ़ गई। नंबर डेंसिटी बहुत शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है। हाँ जी फैजान, हुआ आप कुछ? सैयदा, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? सैयदा, इलेक्ट्रॉन, अब कंडक्टर, सैयदा जरा, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस था? इलेक्ट्रॉन तो इंसुलेटर में भी है, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन्स है और वुड में भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्या डिफरेंस है वुड में और कॉपर में? सैयदा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन सैयदा फ्लो करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस से बाउंडेड है या जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं?
फ्री, किसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? वुड में फ्री होते हैं या कॉपर में फ्री होंगे? जरा इस एग्जांपल से बता दो। अरे इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है, फर्क क्या है? वुड में भी इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन है। फर्क किस चीज का है? फर्क ये है कि वुड के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है मूव होने के लिए, कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। तो जो आप पूछ रही हैं कि इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो एटम से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए। जब ये इस एटम से बाहर निकल जाएंगे, मूव कर सकते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाँ जी सही था, क्लियर हुआ ये? चलो चलो भाई इसे रब करते हैं। अब जरा कुछ मैथमेटिक्स देखें इसकी, हाँ? तो ये सब तो क्वालिटेटिव था, सब क्वालिटेटिव था। अब चीजें जरा सी क्वांटिटेटिव, कि अगर वो कैलकुलेट करवा ले मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली variation of of resistivity with temperature is, तो resistivity का वेरिएशन ये है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा इंटू डेल्टा। सेम रेजिस्टेंस के लिए होगा, क्योंकि हम कहते हैं लेंथ और एरिया में चेंज नहीं हो रहा, तो सेम फॉर रेजिस्टेंस। अभी रो नॉट क्या चीज है, अल्फा क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वेरिएशन, अगर ये अल्फा स्मॉल है, इफ अल्फा इज स्मॉल, अगर ये अल्फा स्मॉल है तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने के बाद ये ऐसे दिखने लगेगा, आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। और रेजिस्टेंस के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। अब समझिए जरा एक एक टर्म का मतलब क्या है। यहां जो आर नॉट आ रहा है, आर नॉट इज रेजिस्टेंस at a reference temperature, at a reference temperature T नॉट। तो यहाँ जो आर नॉट आया ये रेजिस्टेंस है किसी टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर, जो टी नॉट यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर नॉट। सिमिलरली रो नॉट भी यही चीज हो जाएगी, बस रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ जाएगा। अब ये जो मैं आर ले रहा हूं, दिस इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर टी। तो आपने कोई टेम्परेचर टी ले लिया, उस टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आ रहा है। और ये याद रखिएगा टी रेफरेंस टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होगा। ये जो डेल्टा है, दैट डेल्टा इज टी माइनस टी, टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो अल्फा आ रहा है, this alpha is known as temperature coefficient, temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance or resistivity। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज अल्फा। सो दैट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अल्फा ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ
रेजिस्टेंस जो वेरी करेगा वो मटेरियल पर कैसे डिपेंड करेगा। भाई कॉपर और आयरन में वेरिएशन अलग होगा, कॉपर और सिलिकॉन ले लूं वेरिएशन अलग होगा, कॉपर और कार्बन में वेरिएशन अलग होगा। तो जो डिपेंडेंसी ऑफ मटेरियल आती है वो डिपेंडेंसी ऑफ मटेरियल अल्फा शो करता है, डिपेंडेंसी ऑफ मटेरियल। भाई एक चीज और याद रखिएगा, इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन इनवर्स। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व है, चेंज केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि अल्फा है 2 केल्विन इनवर्स, इसे जब आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज चेंज इन टेम्परेचर जो केल्विन और सेल्सियस में सेम। अब कुछ चीजें याद रखिए कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर कंडक्टर्स, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। स्मॉल तो सभी के लिए होती है, बट अलॉय के लिए बहुत ही माइन्यूट नेग्लिजिबल सी वैल्यू, वेरी स्मॉल फॉर अलॉय। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर। सो न्यूमेरिकल्स हम इन रिलेशन से करेंगे। एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये वाला एग्जैक्ट है। लेकिन अगर हम अल्फा स्मॉल ले लें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताना शुरू करिए, कहाँ डाउट्स बताना शुरू करो। फैजान, सैदा, फैजान एसआई यूनिट ये रहा, केल्विन इनवर्स ये लेगा। भाई डाउट्स बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी का? डाउट्स नहीं है तो इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ सही है, प्रूफ है। अभी हमने तो प्रूफ करा ही था भाई, कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तभी जब ये अल्फा पॉजिटिव होगा। अभी सही था, यही किया था ना, कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस तो तभी बढ़ सकता है मैथमेटिकली, जरा ढंग से देखो, जब ये अल्फा पॉजिटिव होगा। अलॉय में वेरिएशन बहुत कम था, ये भी डिस्कस किया था, वो तभी हो सकता है जब अल्फा स्मॉल। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में डिक्रीज करता है, वो तभी हो सकता है जब अल्फा नेगेटिव। तो जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था वही तो प्रूफ है इन तीन चीजों में। एक्सपोनेंशियल तो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर अल्फा टी, एक्सपोनेंशियल। हाँ कंडक्टर्स का ज्यादा है, क्योंकि कंडक्टर्स में वेरिएशन ज्यादा होता है, ऐसे ही होता है ना। अलॉय में लिखवाया भी था, अगर थोड़ा सा पलट के देखो। भाई जैसे सैयदा अपने डाउट क्लियर करती रहती है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबके साथ ऐसे ही हो। जब आप क्लास से जाओ तो कोई डाउट ना रह जाए दिमाग।
ई एक्सपोनेंशियल है तबस्सुम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ना, ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट ईयर आपने एसएचएम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, डैम्ड ऑसिलेशंस वगैरह। हाँ अरे अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा दिया हुआ होगा, अल्फा देगा। अच्छा अमान, ये फॉर्मूला यार ये आता है एटॉमिक थ्योरी से। एक्चुअल वेरिएशन यही एक्सपोनेंशियली ही वेरी करता है। वो तो एक्सपोनेंशियल तुम तो मैथ्स वाले हो, तुमने पढ़ा होगा ई टू द पावर एक्स को जब एक्सपेंड करते हैं वन प्लस अल्फा, फिर एक्स स्क्वायर और बढ़ता चला जाता है। तो इसका एक्सपेंशन है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। एटॉमिक फिजिक्स से अब ये मैं डिराइव नहीं करा सकता, जो मेरा सिलेबस है मैं वही कंप्लीट करा दूँ। चलो इसे रब करते हैं। अच्छा अब एक चीज और है, कुछ एक शॉर्टकट मेथड है अल्फा कैलकुलेट करने के लिए। अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं R2 - R1/R1 T2 - T। सो कुछ न्यूमेरिकल्स में ये आसान हो जाता है, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करना, where R1 is temperature resistance at temperature T1, temperature T1, and R2 is resistance at temperature T2। इसे ड्राइव करने का तरीका ये R1 को ऐसे लिख सकते हैं R0 1 + अल्फा T2 - T1। R2 हो जाएगा R0 1 + अल्फा, सॉरी T1 - T0। ये आ जाएगा T2 - T0। दोनों को डिवाइड कर दो, बायनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाता है, R1 R2 देता है, T1 T2 दे देता है, तो अल्फा निकालने में यहाँ से टाइम नहीं लगे। लेकिन सब्जेक्टिव में मत यूज करना। इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मत यूज करिएगा, सब्जेक्टिव में यूज करोगे तो प्रॉब्लम है। इसे लिख लीजिए, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। सो पहले न्यूमेरिकल के लिए जरा एक मिनट, मुझे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिखाना है, एक मिनट। हाँ।
यार तुम फिर इस बैच में आ गए, तुम्हें कितना समझा लो ना। लिखो लिखो, लिख लिया ना आप सबने? भाई ये सोफा सेट थोड़ी ना जिस पे तुम कंफर्ट की बात कर रहे हो, तुम्हारे समझ में नहीं आती ये सब चीजें शुजात। भाई ये क्वेश्चन विजिबल है सबको? चलिए इसे इसे साथ में सॉल्व करते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम एक अलॉय है। When negligibly small current pass through, its resistance and room temperature is found to be 75.2। तो जब वो रूम टेम्परेचर कह रहा है ना आपसे, तो इसे आप आर नॉट ले लो। रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसे आर नॉट ले लीजिए, 75.3। When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 amp। सो देखिए, वोल्टेज जो कनेक्ट किया है दैट वोल्टेज इज 230 वोल्ट, और कुछ टाइम बाद करंट हो गया 2.68। तो देखो, जब आप किसी रजिस्टर को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे, तो पावर सप्लाई कनेक्ट करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जब आप हीट अप करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो किसी टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज दिस, वी बाय आई से निकाल सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगा दिस इज 230 डिवाइडेड बाय 2.68। ये रेजिस्टेंस आ गया किसी टेम्परेचर टी। आपको अल्फा भी दिया हुआ है। अल्फा उसने आपको दिया है, अल्फा इज 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस। अब आप सिंपल ये इक्वेशन यूज कीजिए, आर टी इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सब कुछ दिया हुआ है आपको, टी नॉट आपको दिया हुआ है। टी नॉट कितना है? रूम टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे, आर टी की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। भाई इसे मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बस मैं इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा, बाकी आप करोगे। 230 by 2.68 is R naught, which is 75.3. 1 plus alpha. Alpha is 1.7 into 10 raised to the power -4. T2 minus T naught. T minus T naught is 0. Sorry, 27। अब यहाँ से आप T कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी यहाँ से T की वैल्यू आएगी। 847 आ रहा है, चलिए 847 आ रहा है तो 847 से। ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसे लिखिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। और मुझे बताइए अगर इसमें किसी को कोई परेशानी है। मास कुछ भी ले लो, ये तो डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस है। कैल्विन और सेल्सियस में तो एक ही आएगा।
कैल्विन में लोगे तो टी कैल्विन में आ जाएगा, इसे सेल्सियस में लोगे तो टी सेल्सियस में आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बेवकूफ़ी कोई ना कर दे कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करके वो चेंज कर दो, केल्विन में भी यही रहेगा। बस ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि केल्विन में 273 ऐड कर दो, चेंज इन टेम्परेचर होता है। कितना लिख लिया, तब कर दूं से? अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए। जैद जब लिख लो तो बताओ मुझे। हाँ आरिफ, 20 डिग्री सेल्सियस या 270 27 रूम टेम्परेचर ले ले, 20 27 दोनों ले सकते। ये किस्सा वैसे ही वेरी करता है जैसे एनटीपी और एसटीपी पर टेम्परेचर की वैल्यू है थोड़ी बहुत वेरी करती है, बिल्कुल वही चीज। सो नेक्स्ट देखिए। देखो, अ मेटालिक वायर has a resistance of 120 ohm at 20 degrees Celsius. Find temperature at which resistance of same metallic wire rise to 240 ohm. अल्फा गिवन है आपको 2 into 10 raised to the power -4 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसे सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। अमानत का आंसर आया नहीं यार, आंसर तो सही नहीं लगा मुझे। करते जाओ कैलकुलेट, देखते हैं। अभी तक तो किसी का आंसर ठीक लग नहीं रहा। कोई बेवकूफ ये ना करे कि लीनियर ले ले से। हाँ तौहीद, अब सही है तुम्हारा आंसर। कोई ये ना करे कि टेम्परेचर डबल तो रेजिस्टेंस डबल।
बेवकूफ़ी ना करो। हाँ सबका सही। अब जितनों का आ रहा है सबका सही। 5020 तो आसान सी चीज़ है ना। अल्फा मैंने डायरेक्ट रिलेशन भी लिखवाया था, R2 माइनस R1, दोनों मेथड से कर लेंगे, बाय R1 T2 माइनस। सो अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। R2 इज 240, कम वाला R1 होगा 120 बाय R1 विच इज 120, T2 माइनस T1। सो T2 तो नहीं पता बट T1 जरूर पता है विच इज 20। So 2 into 10 raised to the power minus 4 is 120 by 120 into T2 minus 20. So T2 minus 20 will be 1 by 2 into 10 raised power minus 4. So T2 minus 20 is, ये आ जाएगा 5 into 10 raised power 3. तो T2 आ गया 5000 plus 20, 5020 डिग्री। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप दो इक्वेशंस बना लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो इक्वेशंस बना लीजिए, एक R1 लिख दीजिए, R0 1 प्लस अल्फा T1 माइनस 0, और R2 हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस 0। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फिर यही आंसर आ जाएगा। हाँ भाई तौहीद, खदीजा सर टेम्परेचर कैल्विन नहीं करेंगे। नहीं खदीजा जरूरत नहीं है, आपको सेल्सियस दिया, आप सेल्सियस में रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। हाँ तौहीद बताओ क्या क्वेश्चन। कोई परेशानी नहीं, केल्विन रख दिया था तो आपका आंसर 5020 प्लस 273 आ गया होगा, और तो ना कुछ है। अभी तौहीद बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तो लीनियर डिपेंडेंसी होती है। बिल्कुल तौहीद होती है। अरे यूनिटरी मेथड तब वैलिड होता है जब ये ना होता। अगर ये अल्फा का फैक्टर नहीं होता ना तब यूनिटरी मेथड एग्जैक्टली वैलिड होता, ये अल्फा के फैक्टर ने बिगाड़ दिया। और बाप वहां से भी कर लो, कोई अर्ज नहीं, सेम आ जाएगा। तो इसने बिगाड़ दिया। दीपांशी जैसे सोच रही थी, हाँ अलमास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। या और किसी का आंसर जो 240 आया था, बिल्कुल डबल इसलिए नहीं होगा ड्यू टू दिस फैक्टर ऑफ अल्फा। अल्फा का फैक्टर है अभी साथ। तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि रेजिस्टेंस डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। चलिए इसे रब करते हैं। हाँ इसका कर सकते हैं, वहां से भी सेम आएगा, वहां से भी सेम आएगा इसका। चलिए ये तो सीधी सीधी चीजें थी, थोड़ा सा घुमाते हैं इसके नंबर को। तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, अब देखें आप में से किसका कितना दिमाग चलता है। A carbon and an aluminium wire
are connected in series, if the combination has resistance of 30 ohm at 0 degree Celsius. What is resistance of each wire at 0 degree Celsius so that resistance of combination does not change with temperature. तो अल्फा कॉपर के लिए जो दिया हुआ है, दिस इज माइनस ऑफ 0.5 into 10 raised to the power -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. अल्फा एल्युमिनियम के लिए दिया है 4 into 10 raised to the power -3 डिग्री सेल्सियस. चलिए भाई सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है. जी कार्बन. अच्छा ये सॉरी, कार्बन 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 कार्बन. हाँ वजह इंसुलेटर का नेगेटिव होता है ना, कार्बन इज एन इंसुलेटर. ठीक है सही था. दूसरा वाला कार्बन का कैलकुलेट करके बताओ. अरे बहुत बढ़िया. सेदा का सही है, अमानत सही कर है, जोया का भी आंसर बिल्कुल सही है, तौहीद का भी सही है. नहीं दीपांशी, एल्युमिनियम का 10/3 नहीं है. हाँ ठीक है ठीक है, 10/3 दीपांशी का ठीक है. देखिए जिन लोगों से नहीं हो रहा, कार्बन और एल्युमिनियम गिवन है. तो देखिए जब आप कार्बन के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे होगा ना, Rc0 1 plus अल्फा T minus T0. और इस T minus T0 को डेल्टा T कह देते हैं. 1 plus अल्फा into डेल्टा T, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से आप एक और लिख सकते हो, R एल्युमिनियम के लिए लिख दीजिए.
This is R aluminum naught 1 plus alpha into delta T. That's second equation. सीरीज में तो दोनों को ऐड करना होगा. This is RC naught 1 plus alpha into delta T plus resistance of aluminum 1 plus alpha multiplied by delta T. तो ये रेजिस्टेंस आ गया RC naught plus RC naught alpha into delta T plus RAL naught plus RAL naught alpha into delta. इसे अलग अलग लिख दीजिए. इसको लिख सकते हैं RC naught. देखो इनको अलग लिख RC naught और ये तो कुछ भी नहीं. RAL naught. RC naught plus R एल्यूमिनियम प्लस ये जो दो टर्म्स हैं. अब यहाँ देखिएगा, जब आप कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन का कोफिशिएंट आएगा, एल्युमिनियम ले रहे हैं तो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट आएगा. डेल्टा टी कॉमन आ गया, ये बच गया आर सी नॉट अल्फा सी प्लस आर ए एल नॉट अल्फा ए. ये एक्सप्रेशन. अब नहीं देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो था कॉम्बिनेशन का, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया हुआ है? 31. तो ये उसने आपको दिया हुआ है आर नॉट सी प्लस आर नॉट ए एल इज 30. दैट्स इक्वेशन नंबर 3. अब वो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो. रेजिस्टेंस टेम्परेचर वेरिएशन तो सेकंड टर्म में, टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, दैट मींस योर सेकंड टर्म शुड बी 0. अगर वो कहता है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मींस सेकंड टर्म शुड बी 0. सो आर नॉट सी अल्फा सी प्लस आर नॉट एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए आर नॉट सी अल्फा सी. कार्बन के लिए कितना गिवन है? माइनस ऑफ 0.5 multiplied by 10 raised to the power minus 3 plus R naught एल्यूमिनियम. अल्फा कितना गिवन है एल्यूमिनियम के लिए? 4 into 10 raised to the power minus 3 is 0. 10 raised to minus 3 कॉमन ले लो, राइट में जाके 0 हो जाएगा. ये हो गया 0.5 R naught C plus 4 R naught AL is equal to 0. That is equation number 4. तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लीजिए इनको. जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो एल्युमिनियम के लिए आर नॉट ए एल आएगा 10/3 ओम और कार्बन के लिए आ जाएगा 80. अब मुझे डाउट्स बताइए. डाउट्स, डिस्कशंस, कमेंट्स. भाई ये क्लियर है? रब कर दूं? चलो ये कंप्लीट हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंस कंप्लीट हुआ, इसमें और मुझे कुछ नहीं कराना. नेक्स्ट देखिए.
अब हम सर्किट्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट जो पोर्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल था, वो खत्म हुआ। अब जो सेकेंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सर्किट्स आपको सीखने हैं, सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं। सो सर्किट एनालिसिस के लिए पहले देखो ईएमएफ क्या चीज है। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म है, दैट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये फुल फॉर्म ना मिसलीडिंग है, मतलब ये ईएमएफ नाम उस टाइम दिया गया था जब ये फेनोमेना ही ढंग से लोगों को पता नहीं था। ईएमएफ फोर्स नहीं है, ईएमएफ वोल्टेज है। सो ईएमएफ को सर्किट थ्योरी में हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको एक सेल दिया है, मैं आपसे कहता हूँ ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, तो सेल का एक टर्मिनल हायर होगा, एक टर्मिनल लोअर होगा। इस हायर और लोअर टर्मिनल में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, दैट्स ईएमएफ। सो ईएमएफ इज मैक्सिमम potential difference across terminals of cell in open cell. चलिए, so EMF is basically VH minus P. इतना लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज potential difference across terminals of cell अच्छा एक मिनट, इससे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से पहले इंटरनल रेजिस्टेंस थी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? देखिए किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल। अगर आपने सेल को, हाँ तबस्सुम वो लिखना नहीं था, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस करा दूं फिर समझाऊं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज, अगर मैं आपको एक सेल देता हूँ, सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सेल्स में इलेक्ट्रोड्स होंगी, सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं।
So internal resistance is resistance offered by cell. Offered by cell means जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं और सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बाहर से कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं करी और कुछ नहीं है, कोई वायर नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं, सेल का अपना रेजिस्टेंस है, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को यूजुअली सर्किट्स में सेल के साथ सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ जगह ऐसे भी करेगा कि सेल के नीचे एक रेजिस्टेंस लगा देगा, तो इसका मतलब यही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप इसे सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। और रेजिस्टर में टर्मिनल नहीं होते, तो आप राइट में कनेक्ट कीजिए, लेफ्ट में कनेक्ट कीजिए, मैटर नहीं करता। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो आप 3 फैक्टर्स लिखेंगे, राइट, 3 फैक्टर्स which can affect internal resistance। 3 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते। 3 फैक्टर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, ये आपका होमवर्क होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अमन अभी जरा 2 मिनट वेट कर लो, दिख जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of the cell, across terminals of cell in closed circuit, in closed। हाँ बेखतीजा बिल्कुल सही कह रही हो। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल। सो पहले जरा मैं आपको फिजिकली समझा दूं कि रियल लाइफ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क क्या है, फिर मैं मैथमेटिक्स उसकी कर दूंगा। सो बस मैं प्रैक्टिकल लाइफ में समझा रहा हूँ कि अगर एक सेल है, उस सेल के ईएमएफ में और उस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फिजिकली डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए आप एक सेल लेकर आते हैं मार्केट से, आप एक सेल खरीद के लाए, अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। जब आप 2 वोल्ट का सेल लिया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये सेल 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। मींस अगर मैं इस सेल से कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट कर दूं जिसे 2 वोल्ट चाहिए, तो सेल उस 2 वोल्ट की डिवाइस को रन कर सकता है। मान लीजिए एक मोटर है, उस मोटर के लिए सप्लाई चाहिए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए मोटर। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस सेल को उस मोटर से कनेक्ट कर दो और वो मोटर चलना शुरू। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। ये 2 वोल्ट का सेल है, ये कभी, ये तो ईएमएफ है, ये 2 वोल्ट का सेल एक्सटर्नल सोर्स या जो भी आप एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करोगे, उस एक्सटर्नल डिवाइस को 2 वोल्ट नहीं दे सकता, हमेशा 2 वोल्ट से कम देगा। होगा क्या, सेल का अपना भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल को आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट किया, ये एक्सटर्नल डिवाइस सर्किट थ्योरी में ना एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू डिवाइस कनेक्ट करते हैं। मींस अगर वो कहता है कि सेल में फैन लगा दिया आपने, सेल से बल्ब लगा दिया, मोटर लगा दी, तो सर्किट थ्योरी में वो फैन, वो बल्ब, वो मोटर आपके लिए रेजिस्टर है। तो 2 वोल्ट का सेल है, इसको आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट किया और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा का सारा 2 वोल्ट सेल इस एक्सटर्नल डिवाइस को दे दे। एक्चुअल में क्या होता है, इस 2 वोल्ट में से कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया 0.5,
भाई रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जाएगा। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया 0.5, एक्सटर्नल के लिए कितना बचा, सेल ने दिया 2 वोल्ट, 0.5 से ला गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितना बच गया 1.5। वो जो 1.5 होगा वो 1.5 आपकी डिवाइस के अक्रॉस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी डिवाइस यूज कर सकती है सेल का, दैट्स 1.5 वोल्ट, और इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल, मींस जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है ना सेल का, सारा ईएमएफ आप यूज नहीं कर सकते। ईएमएफ का कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला जाता है, जो बच जाता है उसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बताइए मुझे, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आया? मैथ्स तो मैं आपको करा दूंगा इसकी, लेकिन इक्वेशंस देखकर कभी कभी यही नहीं पता चलता कि था क्या है। इतना लिख डालिए, सब रब करेंगे और फिर देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करता है। दिस इज एन एग्जांपल। सो अमान, जो आप पूछ रहे थे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, टोटल इज ईएमएफ, जो आप यूज कर सकते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा फैजान, हाँ अभी ये फैज आज फिर रिपीट नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया, केमिस्ट्री का टाइम है। फैजान का मैं आंसर देता हूँ। फैजान कह रहा है वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा। तो फैजान, जब भी हम सर्किट थ्योरी करते हैं तो वायर्स से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर आइडियल वायर्स, मींस वायर्स हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। ये वो वायर्स है जिनका कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस उन रेजिस्टर्स का है जो आपने कनेक्ट किया। सर्किट थ्योरी में वायर्स आर आइडियल, सिर्फ रेजिस्टेंस रजिस्टर का होता है जिसे आपने कनेक्ट किया। तो इसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक सेल है आपके पास 2 वोल्ट का, इस 2 वोल्ट के सेल का कुछ पोर्शन वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया, विच इज 0.5 वोल्ट। जो बचा वो सारा का सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, इस एक्सटर्नल सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज जा सकता है, दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल। आज इसे यही छोड़ना पड़ेगा खतीजस। खतीजस, सेल को रेजिस्टेंस चाहिए नहीं होता। सेल आप जिस मटेरियल का भी बनाओगे, उस मटेरियल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, बच नहीं सकता। आप किसका बनाओगे, कॉपर लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लोगे, हाँ जी अपने आप आता है। आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हर चीज में रेजिस्टेंस है, अनलेस एंड अनटिल आप सुपर कंडक्टर्स यूज करो तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ आरिफ ले लें, लेकिन सर्किट थ्योरी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट टर्म है। आप ले लो आइडियल सेल ले लो, अब तक हमने आइडियल सेल ही लिया था हमेशा, पूरा कैपेसिटर। लेकिन अब आपको जो न्यूमेरिकल्स देगा वो रियल सेल के न्यूमेरिकल्स देगा, तो इतना आपको आना चाहिए। जी, आइडियल वायर मींस रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर एक आइडियल वायर है, मींस आइडियल वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। नहीं खदीजा, आइडियल वायर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल वायर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए भाई, आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे।